गांव में राजू नाम का लड़का अपनी माँ शारदा के साथ रहा करता था। लेकिन राजू एक बहुत ही आलसी लड़का था। वो दिन भर बस घर पर आराम किया करता था और शारदा बेचारी जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करके गांव में घर घर जाकर लकड़ियाँ बेचा करती थी। शारदा ये पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी राजू को अपनी माँ की थोड़ी भी कदर नहीं थी। शारदा का बेटा पूरा दिन सोता और गांव के दूसरे आदमियों के साथ इधर उधर घूमा करता। शारदा अपने बेटे राजू के आलसपन से बहुत परेशान थी। वो अपने बेटे राजू को बहुत समझाती कि वो अपने खेतों पर भी ध्यान दे, खेती करे, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर एक दिन शारदा लकड़ियां लेने जंगल में जा रही होती है। तभी उसे पड़ोस की मधु मिलती है। अजय काकी, आप रोज कितनी मेहनत करती हो, पूरा दिन इस कड़ी धूप में जंगल से गांव, गांव से जंगल घूमती हो। काश राजू भैया में आपका थोड़ा भी गुण होता। काकी, आपका कैसा बेटा है, उसे थोड़ा भी समझ नहीं आता कि मेरी माँ इतनी बूढ़ी हो चुकी है तो खुद कोई काम कर ले। क्या करूं मधु बिटिया, मैंने सब करके देख लिया लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। वो मेरी कोई बात सुनता ही नहीं है। लेकिन काकी, ऐसा कब तक चलेगा? आपकी हालत तो देखो, आप कितनी बूढ़ी हो चुकी हो। शायद मधु बेटा, मेरी किस्मत में यही लिखा है। अब मैं चलती हूँ। अगर लकड़ियाँ लाकर नहीं बेची तो मैं आज शाम का खाना नहीं बना पाऊंगी। मधु ने भी राजू को बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन राजू इतना आलसी था कि वो किसी की बात नहीं सुनना चाहता। मधु पर भी वो गुस्सा करने लगता। माँ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? आप मेरी सब जगह चुगली क्यों करते हो? क्या हुआ? क्या बात हो गई? तू इतना गुस्से में क्यों है? माँ, मैं गुस्सा ना करूँ तो और क्या करूँ? आपने पूरे गांव में मेरी बदनामी कर रखी है कि मैं बहुत आलसी हूँ, कोई काम नहीं करता और आपके काम करने से ही अपना घर चल पाता है। लोगों ने जो देखा है बस वही बोल रहे हैं। तू अपने खेतों का सारा काम छोड़कर घर पर बैठा रहता है। माँ, मैं क्या आपके ऊपर बोझ हूँ? तो आप मुझे ऐसे ही बता दो। मैंने ऐसा तो नहीं बोला। तू हमेशा मेरी बात का उल्टा मतलब ही क्यों लेता है? मैं पूरा दिन जंगल और जंगल से पूरा गांव घूमती हूँ। मैं कितनी बूढ़ी हो चुकी हूँ तो थोड़ी तो शर्म कर ले। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि घर में 4 पैसे ज्यादा आए, लेकिन तू अपने आलस के चलते कुछ नहीं करता। अरे अपने खेत पड़े पड़े बंजर हो रहे हैं। अगर अपने खेत यूं ही खाली पड़े रहे तो लोग उनके ऊपर कब्जा कर लेंगे और हम वैसे ही रह जाएंगे। माँ, आप बस बेकार की बातें कर रही हो। भला अपने खेत पर ऐसे कैसे कोई कब्जा कर लेगा? और मेरे पिताजी मेरे लिए बहुत सारा धन छोड़कर गए हैं, तो फिर मुझे कमाने की क्या जरूरत है? कौन सा धन? जितना पैसा घर में था वो सब तो खत्म हो चुका है और बेटा केवल अपने पास घर और खेत के अलावा और कोई दूसरी जमीन नहीं बची है। फिर कौन से धन की बात कर रहा है तू? माँ, अब तो आप मेरा दिमाग खराब कर रही हो। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के पास। आपके पास यहाँ बैठा रहूंगा तो आप मुझे सुना सुना कर पागल कर दोगे। शारदा के बहुत समझाने पर भी राजू की कुछ समझ नहीं आता और वो माँ की बात को अनसुना करके चला जाता है। शारदा बेचारी अपनी किस्मत को कोसते हुए रोने लगती है और बाहर से मधु शारदा और राजू के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ आ जाती है। काकी, आप ऐसे रोइए मत। हालांकि राजू भैया को समझाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन काकी ऐसा कुछ करना होगा जिससे राजू भैया की अक्ल ठिकाने आ जाए और वो काम करने लग जाए। लेकिन मधु बेटा, ऐसा आज तक नहीं हुआ। वो अब कैसे होगा? मैं तो मेरी तरफ से सब कुछ करके देख चुकी हूँ, लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। काकी, अब आप चिंता मत करो। मैं आपको जैसा जैसा बोलती हूँ आप वैसा वैसा करना। फिर देखना राजू भी आपकी कैसे कद्र करने लगेंगे और अपने खेतों में काम करने लगेंगे। शारदा मधु की सारी बात मान जाती है और फिर मधु शारदा को लेकर अपने घर चली जाती है।
और उन्हें घर के बाहर जाने के लिए मना कर देती है। फिर शाम होने पर राजू जब अपने घर आता है तो उसे अपने घर में माँ का ही दिखाई नहीं देती। माँ कहाँ चली गई? रोज शाम होने तक तो घर आ जाती है। कहीं वो मुझसे परेशान होकर कहीं चली तो नहीं गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर राजू अपनी माँ को पूरे गांव में ढूंढने लगता है। पूरे गांव में ढूंढने पर भी उसे उसकी माँ नहीं मिलती, तो वो अपनी पड़ोसन मधु के यहाँ जाता है। अरे मधु दीदी, मेरी माँ यहाँ आई थी क्या? पता नहीं मेरी माँ सुबह से कहाँ चली गई, अभी तक घर नहीं आई और मैंने पूरे गांव में ढूंढ लिया उनको, फिर भी मेरी माँ मुझे कहीं नहीं मिली। आपको मेरी माँ के बारे में कुछ पता है क्या? लगता है राजू भी आपकी माँ आपसे परेशान होकर घर छोड़कर कहीं चली गई है। पता नहीं दीदी, आज सुबह मेरी और माँ की बहस हो गई थी, इसलिए मैं घर के बाहर चला गया था। लेकिन जब माँ घर पर ही थी और जब मैं शाम को घर आया तो माँ घर पर नहीं है। माँ को मैंने सब जगह ढूंढ लिया है, लेकिन माँ मुझे कहीं नहीं मिल रही। राजू भैया, आप थोड़ा इंतजार करके देख लीजिए, क्या पता माँ गुस्सा होकर कहीं चली गई हो, थोड़ी देर में वापस लौट आए। राजू के पास इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। फिर राजू अपने घर चला जाता है। राजू फिर से अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसे उसकी माँ नहीं मिलती और कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन अब राजू के पास खाने को भी कुछ नहीं था। अब राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि घर में अनाज का एक दाना नहीं था और ना ही राजू के पास पैसे। हे भगवान, जब से माँ यहाँ से गई है तब से खाने को कुछ नहीं मिला है और ना ही कुछ खरीदने को जेब में पैसे हैं। क्या करूँ, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन कुछ दिन तो राजू अपने अड़ोस पड़ोस से खाना मंगाकर अपना काम चला लेता, लेकिन कुछ दिनों बाद पड़ोसियों ने भी कुछ देने से मना कर दिया था। अब धीरे धीरे करके राजू को अपनी माँ की अहमियत समझ आने लगती है। अब मुझे पता चल रहा है कि बेचारी मेरी माँ मेरे लिए कितनी मेहनत करती थी। सच में मैंने मेरी माँ को बहुत कष्ट दिए हैं। मैंने मेरी माँ की एक बात नहीं मानी। मेरी बेचारी बूढ़ी माँ मेरे लिए कितना कुछ करती थी, लेकिन अब से मैं भी खेतों में काम करूँगा, अपने इस आलसपन को छोड़ दूंगा, बस मेरी माँ वापस आ जाए। फिर अगले दिन सुबह होने पर राजू अपने खेत की ओर निकल जाता है। अपने खेतों का ऐसा हाल देखकर उसे बहुत अफसोस होता है, लेकिन वो अपने बैलों को लेकर अपने खेतों में काम करना शुरू कर देता है। और इसी तरह राजू अपने खेतों में 5 से 6 दिन तक बहुत मेहनत से काम करता है। राजू को इस तरह काम करते मधु देखती है और फिर वो अपने घर चली जाती है। काकी, आपको पता है राजू भैया ने खेतों पर काम करना शुरू कर दिया है। पिछले 5-6 दिनों से खेतों में बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्या मधु बेटा, तू सच बोल रही है? मेरा बेटा 5-6 दिन से खेतों में काम कर रहा है? हाँ काकी, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने मेरे आंखों से राजू भैया को खेतों में काम करते हुए देखा है। और पता है काकी, गांव के बहुत लोग राजू भैया का मजाक उड़ा रहे हैं, पर वो फिर भी अपने काम पर लगे हुए हैं। मधु बेटा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरा बेटा काम कर रहा है, लेकिन बेटा ये सब तेरी वजह से ही हो पाया है, वरना मैंने तो सारी आशा ही छोड़ दी थी। अरे काकी, ऐसी बात नहीं है। आप इतनी बूढ़ी हो चुकी हो, लेकिन फिर भी राजू भी आपके लिए कुछ नहीं सोचते थे, तो बस मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने ये सब किया। देख लो, अब राजू भैया को आपकी अहमियत का पता चल चुका है, इसलिए उनमें बदलाव आ गया और वो खेतों में भी काम करने लग गए। मधु बेटा, अब मैं अपने घर चली जाऊँ? हाँ काकी, आप जाइए और राजू भैया को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाइए, क्योंकि बेचारे राजू भैया ने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया होगा। फिर शारदा अपने घर चली जाती है और अपने बेटे के लिए
खाना बनाने लगती है। और फिर शाम होने पर जब राजू अपने घर आता है तो अपनी माँ को देखकर वो हैरान हो जाता है। माँ, आप मुझे माफ कर दो। मैंने सच में आपको बुढ़ापे में बहुत कष्ट दिए हैं, लेकिन अब सच में मैं अपना आलसपन छोड़ दूंगा और खेती बाड़ी का काम करूंगा। कोई बात नहीं बेटा, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए इतना ही काफी है। लेकिन माँ, आप इतने दिन से कहाँ थे? मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे तो ऐसा लगा था कि जैसे मैं आपसे अब कभी वापस मिल ही नहीं पाऊंगा। बेटा, तू ये सब बातें छोड़, तू अपनी गलती को मान गया और खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया। और मुझे तो ये भी पता है कि तूने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। लेकिन माँ, आपको ये सब कैसे पता? कहाँ थे आप? फिर शारदा सारी बात राजू को बता देती है और फिर वो दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। लेकिन तभी घर के बाहर से आवाज आती है। कोई है? अरे घर में कोई है? ये आवाज सुनकर राजू घर के बाहर जाता है। क्या हुआ बाबा? क्या चाहिए बाबा आपको? बेटा, मैंने पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, भूख के मारे चल भी नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? तुम्हारा बहुत उपकार हो जाएगा बेटा। हाँ बाबा, आइए, आप अंदर आइए। फिर राजू उन बाबा को खाना खिला देता है। बेटा, तुमने मेरी भूख शांत करी है। तुम बहुत ही नेक दिल इंसान हो। मैं तुम्हें 2 वरदान देना चाहता हूँ। तुम्हें जो मांगना है तुम वो मांग सकते हो। बाबा की ये बात सुनकर राजू सोचने लगता है। जल्दी बताओ बेटा, मुझे आगे के लिए भी निकलना है। फिर राजू अपने इधर उधर दिखता है, लेकिन उसे जल्दी में कुछ समझ नहीं आता। क्या मांगूं? हाँ, ये सही है। बाबा, आप मुझे ये वरदान दीजिए कि इस कुर्सी पर जो भी बैठे वो मेरी इजाजत के बिना इस कुर्सी से उठ नहीं पाए। अच्छा ठीक है बेटा, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। लेकिन बेटा, तुम थोड़ा सोच समझ के मांगो। बताओ तुम्हें और क्या चाहिए? और क्या मांगूं? हाँ बाबा, आप ऐसा करो, मैं मेरी इस पोटली में जो भी मोहर रखूं वो मोहर मेरी इजाजत के बिना कोई बाहर नहीं निकाल पाए। अच्छा ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तो अब बेटा मैं चलता हूँ, तुम सदा सुखी रहो। ऐसा बोलकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। बेटा, तुमने ये क्या मांगा है? इससे अच्छा तो कुछ और ही मांग लेते, इससे अपना क्या ही भला होगा। माँ, मुझे जो भी समझ में आया मैंने वो सब मांग लिया। मेरे बेटा, तू सच में बहुत बोला रह गया है। घर आई लक्ष्मी को तूने ठुकरा दिया, लेकिन कोई बात नहीं। अब फिर अगले दिन सुबह होते ही राजू अपने खेतों में काम करने चला जाता है। राजू दिन भर अपने खेतों में बहुत मेहनत से काम करता है। फिर शाम होने पर चलो अच्छा है, मैं खेत में इतना काम कर लिया, अब घर चलता हूँ। लेकिन पहले खाना बनाने के लिए जंगल से कुछ लकड़ियाँ अपने साथ लेकर चलता हूँ, तो माँ बहुत खुश हो जाएगी। इतना बोलकर राजू जंगल की ओर चला जाता है। थोड़ा आगे चलने के बाद उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। क्या हुआ बेटा, तुम काफी परेशान नजर आ रहे हो। माँ की बातों को लेकर तुम बहुत परेशान हो। ये सुनकर राजू हैरान हो जाता है। लेकिन काका, आपको ये सब कैसे पता? कौन है आप? राजू के इतना बोलते ही वो बूढ़ा व्यक्ति एक शैतान में बदल जाता है। ये देखकर राजू डर जाता है। अरे तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो तुम्हें बहुत सारी सोने की मोहरें दे सकता हूँ। ये सुनकर राजू अपने मन में सोचता है, किसी को पता हो या ना हो, लेकिन मुझे तो पता है, जो एक बार शैतान के जाल में फंस जाए वो दोबारा बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन अभी जो मेरे हालात हैं, वैसे जीने में भी क्या ही फायदा और मरने में भी क्या ही फायदा। अगर माँ को सोने की मोहरें ले जाकर दूंगा तो माँ बहुत खुश हो जाएगी। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। अरे तुम ज्यादा मत सोचो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें कितने सोने की मोहरें दूंगा, तो मैं तुम्हें 4 सोने की मोहरों की पोटली दूंगा। ये सुनकर राजू बहुत खुश हो जाता है।
लेकिन शैतान जी, मुझे आपके पास क्या काम करना होगा? अरे तुम ज्यादा सोचो मत, अभी तुम ये 4 सोने की मोहरे की पोटली ले जाओ और खूब खाओ पियो और मजे करो। मैं तुम्हें पूरे 1 साल के बाद लेने के लिए आऊंगा, जब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हाँ हाँ शैतान जी, मैं पूरे 1 साल बाद आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी आप मुझे जाने की आज्ञा दें ताकि मैं 1 साल तक अपनी माँ के साथ अच्छे से रह सकूँ। फिर राजू शैतान से पोटली लेकर वहाँ से चला जाता है। अरे बेटा, आज तो इतना सामान कैसे ले आया? अभी तो अपनी कोई फसल भी नहीं कटी। अरे कुछ नहीं माँ, मुझे एक नया काम मिला है, उसी के बदले मुझे पहले ही पैसे मिल गए हैं और इसीलिए मैंने अपने लिए ये सब सामान ले आया। फिर ऐसे ही राजू को पूरा 1 साल बीत जाता है तो शैतान राजू के यहाँ आ जाता है। क्यों राजू, तुमने सारा काम खत्म कर लिया ना? अब तुम्हारा पूरा 1 साल हो गया है। फिर राजू अपने मन में सोचता है, अरे ये क्या, ये तो शैतान लगता है, मुझे ही लेने आया है। कमजोर बनने से काम नहीं चलेगा, लेकिन इसका कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा। अब क्या करूं? हाँ, मिल गया इसका उपाय। उन बाबा का दिया हुआ वरदान अब जरूर काम आएगा। राजू, तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें याद है ना, 1 साल पूरा हो गया है। अब तुम चलो मेरे साथ, चलो। हाँ हाँ चलता हूँ, नहीं जाऊँगा तो आप मुझे छोड़ेंगे क्या? आप थोड़ी देर इस कुर्सी पर बैठ जाइए जब तक मैं मेरी माँ से मिलकर आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुम थोड़ा जल्दी आना। फिर राजू घर के अंदर चला जाता है और शैतान उस कुर्सी पर बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद जब राजू बाहर आता है, चलो शैतान जी, आ गया मैं। अरे ये क्या, मैं इस कुर्सी से क्यों नहीं उठ पा रहा हूँ? तुमने ये क्या किया? मैं इस कुर्सी से क्यों उठ नहीं पा रहा? अरे शैतान जी, आप मेरी इजाजत के बिना इस कुर्सी से नहीं उठ सकते, क्योंकि मुझे वरदान है कि जो भी इस कुर्सी पर बैठेगा वो मेरी इजाजत के बिना उठ नहीं पाएगा। अरे राजू, तुम मुझे माफ कर दो। तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे वो ले लो, लेकिन तुम मुझे इस कुर्सी से आजाद कर दो। ठीक है, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन बदले में मुझे 1 साल और माँ के पास रहने दो और 5 पोटली सोने के सिक्के की दे दो। फिर शैतान राजू को पोटली देकर वहाँ से चला जाता है। फिर 1 साल बीतने के बाद शैतान फिर से आता है। अच्छा, मैं पिछली बार आया था जब इसने मुझे चालाकी से अपने जाल में फंसा लिया था। इस बार मैं इसके जाल में आने वाला नहीं हूँ। मैं इस बार एक सोने की मोहर बन के पड़ा रहूंगा, फिर वो मुझे सिक्का समझकर खुद ही अपने घर के अंदर ले जाएगा, फिर वो मेरे जाल से बच नहीं पाएगा। इतना बोलकर वो शैतान एक सिक्का बन जाता है। थोड़ी देर बाद जब राजू वहाँ आता है तो सिक्के को बड़ा दिखता है। अरे ये क्या, यहाँ तो एक सोने की मोहर पड़ी है, इसे तो मैं अपनी पोटली में डाल देता हूँ। राजू सिक्के को पोटली में डालकर अंदर चला जाता है तो पोटली से आवाज आने लगती है। अब राजू के बच्चे, तुम मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? अब तुम खुद ही मुझे उठाकर अपने घर लेकर आए हो, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। ओह अच्छा, तो वो मोहर आप थे। अरे शैतान जी, आपको मरने के लिए और कोई जगह नहीं मिली जो आप मेरी इस पोटली में आकर बैठ गए। रुको, मैं भी आपको मजा सिखाता हूँ। आपको ये नहीं पता कि जो भी मेरी इस पोटली के अंदर जाएगा वो मेरी इजाजत के बिना बाहर नहीं आ पाएगा। फिर शैतान घबरा जाता है। अरे इस बार तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें इसके बदले में 10 पोटलियां सोने की मोहरें दूंगा और मैं तुम्हें लेने भी कभी वापस नहीं आऊंगा। छोड़ दो मुझे, जाने दो, छोड़ दो मुझे। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन शैतान जी मेरी बात का ध्यान रखना, अगर आप दोबारा यहाँ आए तो मैं आपको फिर से बंदी बना लूंगा। ये लो तुम सोने की मोहरें, अब मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगा। जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो शैतान वहाँ से भाग जाता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, हमें कभी भी आलसपन नहीं करना चाहिए और हमेशा मेहनत करनी चाहिए और कभी भी ऐसे शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाना चाहिए। कब कौन सी मुसीबत में फंस जाए पता नहीं, इसलिए हमें मेहनत करके ही कमाना चाहिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।